उसी का एग्जाम्पल अब मैं आपको 2 पॉइंट्स लूंगा एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ 2 पॉइंट्स को लेके पूरा कैसे आप पढ़ाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं अब तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, ठीक है जी जी ओके सर। इसके बाद मैं आज आपको चोपर के प्रकार और कार्यविधि बताऊंगा। कल मैंने आपको चोपर की परिभाषा और सिद्धांत बताया था। चोपर की परिभाषा क्या है आप बताइए? बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने सही बताया, बैठ जाए। तो कल मैंने आपको चोपर की परिभाषा और सिद्धांत बताया था। आज मैं आपको चोपर के प्रकार और उसकी कार्यविधि बताऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं, आप घर में देखते हैं कि अगर हम जो टैप जिससे पानी आता है उसको अगर ऑन रखें तो पानी आएगा, ऑफ कर दें तो पानी नहीं आएगा। जबकि इनपुट लाइन में लगातार पानी आता है, लेकिन घर के टैप में जब ऑन करेंगे तो पानी आएगा, जब ऑफ कर देंगे तो पानी नहीं आएगा। जितने समय तक ऑन रहेगा उतने समय तक पानी आएगा, और जितने समय टैप ऑफ रहेगा, इवन दो पीछे से सप्लाई है, फिर भी पानी नहीं आएगा। उसी तरह से चोपर कार्य करता है, जो मैं आज आपको उसकी कार्यविधि में बताऊंगा। मैं आज आपको चोपर कितने प्रकार के होते हैं, चोपर कैसे कार्य करता है, यह मैं बताऊंगा। कोई डाउट है आपको, कुछ पूछना है? तो चले, आज का हमारा पहला पॉइंट है टाइप ऑफ चोपर। चोपर 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव चोपर और पासिव चोपर। पुनः मैं बता दूं, चले, चोपर 2 प्रकार के होते हैं, एसी चोपर और डीसी चोपर। चोपर कितने प्रकार के होते हैं आप बताएं? अब मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा लास्ट तक जाऊंगा। अब आप खुद देखते रहे कि कब प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है, कब समरी आ रहा है, कब एप्लीकेशन, वो आप खुद देखते रहे। आप बताएं, बैठ जाइए। नहीं, आपने गलत बताया, एक बार फिर सुनिए, मैं बता रहा हूं। चोपर 2 प्रकार का होता है, एसी चोपर और डीसी चोपर। अब मैं यही जो आपको बताया इस पावर पॉइंट के माध्यम से बता रहा हूं, आप देखें। पावर पॉइंट ऑन कर दिया आपने, पॉइंटर वहां कर दिया जहां लिखा है एसी और डीसी। देखिए, चोपर 2 प्रकार का होता है, एसी चोपर और डीसी चोपर। चोपर कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए? बहुत अच्छा, वेरी गुड, सही बताया आपने। बैठ जाइए। किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहेंगे? तो आज का हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ। आज हमारा दूसरा पॉइंट है वर्किंग ऑफ चोपर। वर्किंग प्रोसेस ऑफ चोपर। चोपर के लिए, चोपर हमेशा एक सर्किट में डीसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा होता है। डीसी वोल्टेज के साथ चोपर जुड़ा होगा,
और चोपर के साथ लोड रेजिस्टेंस जुड़ा होता है और उस लोड रेजिस्टेंस के एक क्रॉस जब तक चोपर ऑन होगा हमें आउटपुट मिलेगा और जब चोपर ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। ये पूरी कार्यविधि में इस छोटे से डायग्राम के द्वारा आपको दिखा रहा हूं। ये चोपर है, ये बैटरी है, ये लोड रेजिस्टेंस है और जब आप बैटरी ऑन कर देंगे, जब बैटरी ऑन कर देंगे तो चोपर का कार्यविधि ऐसी है, वो ऑटोमेटिक जो उसकी सेटिंग होती है उतने समय के लिए वो ऑन होगा और फिर ऑफ हो जाएगा। तो जब चोपर ऑफ होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा और जब चोपर ऑन होगा तो आउटपुट मिलेगा और जितने समय के लिए ऑफ होगा आउटपुट नहीं मिलेगा, पुनः ऑन होगा तो आउटपुट मिलेगा, पुनः ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये चोपर की ये चोपर की कार्यविधि है, यानी चोपर के माध्यम से हम एक डीसी वोल्टेज सोर्स को वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। चोपर की कार्यविधि क्या है आप बताइए? बहुत अच्छा, बैठ जाइए, सही बताया आपने। अब मैंने जो चोपर की कार्यविधि बताया है, वह चोपर की कार्यविधि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक बार पुनः बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। ये है वही जो आपने डायग्राम बनाया था, वही पावर पॉइंट से होगा। पॉइंटर ले ले, वहां रखें, पॉइंटर वहां होगा, आप विद्यार्थी की तरफ देखेंगे। तो ये एक डीसी बैटरी है, ये चोपर है, ये लोड रेजिस्टेंस है। डीसी बैटरी को जब आप ऑन करते हैं तो चोपर के सेटिंग के अनुसार लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। यह वोल्टेज तभी तक मिलता है जब तक चोपर ऑन है। जैसे ही चोपर ऑफ हो जाता है यह वोल्टेज बंद हो जाता है। जैसा कि आप यहां देखें, ये वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म में यह दर्शाया गया है कि जब तक चोपर ऑन है आउटपुट मिलेगा, चोपर ऑफ है आउटपुट नहीं मिलेगा। अर्थात चोपर के माध्यम से एक डीसी वोल्टेज को वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में बदल दिया जाता है। यह चोपर की कार्यविधि है। चोपर की कार्यविधि क्या है अब आप बताइए? नहीं, थोड़ा सा आप बैठ जाइए, थोड़ा सा आपने गलत बताया, एक बार मैं पुनः बताता हूं। बैटरी को जब आप ऑन करते हैं और चोपर जब ऑन होता है तब ही आउटपुट मिलता है। जब चोपर ऑफ होगा तो उस समय आपको आउटपुट नहीं मिलेगा और यह प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि चोपर सेटिंग के अनुसार रेगुलर इंटरवल पे ऑन और ऑफ होता रहेगा। चोपर रेगुलर इंटरवल पे ऑन और ऑफ होता रहता है। ठीक है, अब आपको कोई डाउट है? नहीं डाउट है? तो चोपर कितने प्रकार का होता है आप बताइए? बैठ जाइए। चोपर की कार्यविधि क्या है आप बताएं? बैठ जाइए। मैं दोनों को सुन लिया, मैंने देखा कि कार्य इन्होंने टाइप तो सही बताया, लेकिन कार्यविधि में थोड़ा सा नहीं डाउट है। तो अब आप समराइज करेंगे, कुछ बोलना नहीं, बस एक स्टेप में आपको ऐसे कि मैं समरी में आ गया, एप्लीकेशन में आ गया, टेस्ट में नहीं, कुछ नहीं। तो अब ध्यान से सुने आप। चोपर दो प्रकार का होता है, एसी चोपर, डीसी चोपर। चोपर की कार्यविधि,
चॉपर अपने सेटिंग के अनुसार जब सर्किट में डीसी वोल्टेज और लोड रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा होता है तो जब वोल्टेज ऑन होगा तो आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और जब ये चॉपर ऑफ होगा तो वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस चॉपर की सेटिंग होती है जो निश्चित समय तक ऑन रहेगा और निश्चित समय तक के लिए ऑफ रहेगा, और ये लगातार ऑन और ऑफ होता रहता है, जिससे हमें लोड रेजिस्टेंस में एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स मिलता है। अब आप बताएं चॉपर कितने प्रकार का होता है? नहीं, आपने गलत बताया। अब आप खड़े रहिए। हाँ, आप बताइए। अब ये बताएंगे तो आप ध्यान से सुनिए। हाँ, इन्होंने बता दिया। अब आप बताइए। बहुत अच्छा, आप दोनों लोग बैठ जाएं। चॉपर की कार्यविधि क्या है आप बताइए। बहुत सही, आपने बिल्कुल सही बताया। अब आप बैठ गए। एसी और डीसी चॉपर में क्या अंतर है आप बताइए। क्या चॉपर का ऑन टाइम या ऑफ टाइम बदला जा सकता है, अर्थात कम या ज्यादा किया जा सकता है? या सिंपल भाषा में, क्या चॉपर के ऑन टाइम को बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाया जा सकता है तो कैसे? चॉपर का डीसी इनपुट बैटरी के द्वारा दिया जाता है, और जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी आपने बताया है कि वेरिएबल आउटपुट कहते हैं उसे, तो उसे हम क्या कहते हैं आप बताइए। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। फिर भी अगर आपको चॉपर के टाइप और वर्किंग प्रोसेस में कोई डाउट है तो ये बुक जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, जिसके राइटर आर डी शर्मा या जे डी शर्मा जो भी है, आर डी शर्मा है, और पेज नंबर 220 पे यही लिखा हुआ है, वहां आप पढ़ सकते हैं अगर कोई डाउट है। कल मैं आपको चॉपर्स के यूजेस, चॉपर्स का एप्लीकेशन किन किन सर्किट में होता है यह बताऊंगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो ये इंफॉर्मेशन शीट लीजिए। इस इंफॉर्मेशन शीट में जो मैंने आज आपको बताया है, अर्थात चॉपर के टाइप और कार्यविधि, उसी प्रकार उसी क्रम में लिखा है जैसा मैंने आपको बताया है। आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो उसे देख लो। देखिए 10 मिनट में पूरा हो गया। तो यहां आपको, ठीक है, जब आप कहीं क्लास लेंगे एज ए टीचर तो अलग बात है, बट यहां आपको 10 या 12 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट मिलेगा। लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान दोनों। तो अपना आप मेन पॉइंट्स 2 से ज्यादा मत बनाइए। यहाँ के लिए, यहाँ की बात कर रहा हूं, यहाँ आपको 10 मिनट मिलता है, लेकिन जब आप एज ए टीचर कहीं क्लास लेंगे तो वहां तो 40 मिनट होगा, तो वहां आप 3-4 पॉइंट्स रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव या टाइटल्स, ऑब्जेक्टिव कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 4 होता है, तो आप रख सकते हैं। अब उस दिन कोई पूछ रहा था, उसके लिए ऑब्जेक्टिव का डाउट था। तो जनरली जो ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, 8-10 ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूं सर, और इसी में आपका पूरा काम। सर, हाँ बोलिए
सर जो टेस्ट में हम क्वेश्चन पूछते हैं तार्किक वाले, हाँ वो अगर वो लोग नहीं बता पाए तो हमें बताना पड़ेगा लास्ट में। हाँ, अगर वो नहीं बता पाए तो अगर आपके पास समय है तब, क्योंकि टेस्ट तक आते आते आपके पास समय नहीं बचता है, जनरली वहां बताना नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट में आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ग्रेडिंग क्या है, कौन कम एवरेज है, कौन मीडियम है और कौन अच्छा नॉलेज रखता है। आप अपने बच्चों का ज्ञान परखना चाहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो बता दें, कोई बात नहीं, नहीं तो वो तो आप पीछे पढ़ाए ही हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं पूछेंगे कि जो आप पढ़ाए नहीं हो, क्योंकि आपने पीछे बताया है या आज ही बताया, लेकिन उसको थोड़ा आप ट्विस्ट करके पूछेंगे। अगर आपके पास समय है और कोई विद्यार्थी कह देता है कि सर इसका उत्तर सही क्या होगा, हमने गलत बताया, तो आपको बताना है, लेकिन एज पर लेसन प्लान टेस्ट में कुछ बताना नहीं होता है। टेस्ट इज ओनली फॉर द ग्रेडिंग ऑफ द ट्रेनिंग्स, कि हमारा कौन सा ट्रेनिंग्स लोअर, मीडियम और हायर कैटेगरी यानी नॉलेज के अनुसार है, और इसका रिकॉर्ड आप रखते हैं और उसकी ग्रेडिंग बनाते हैं उसी तरह से। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा एक्टिव वर्ब, तो एक्टिव वर्ब में आप यहाँ क्या क्या एक्टिव वर्ब यूज कर सकते हैं, इसके लिए लेसन प्लान के एक्टिव वर्ब में तो कोई पूछ रहा था, तो जैसे डिफाइन, 8 या 10 एक्टिव वर्ब्स हैं। डिफाइन, डिस्क्राइब, नेम, टेल, एक्सप्लेन, गिव एग्जाम्पल, summarize, display, use, apply, dismantle, differentiate, discriminate, indicate, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई तो खैर इधर आएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं आइडेंटिफाई, क्रिटिसाइज, कंपाइल, कंपाइल तो इतना यूज नहीं होगा, क्रिएट, क्रिएट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैंने 17 लिख दिया, लेकिन इसमें से आप 10 भी अगर यूज, जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब और नरेट नहीं आया तो नरेट, और क्या है नेम, टेल, नरेट, डिस्प्ले, और यहां से डिस्प्ले समराइज जनरली बहुत कम यूज होता है, जैसे डिफरेंशिएट, आइडेंटिफाई भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडिकेट और एक क्रिएट, ये 10 आप याद कर लें लेसन प्लान में आपका, इससे ज्यादा यहाँ पे मतलब यहाँ के लिए, हाँ ठीक है, जब आप एज ए ट्रेनर कहीं हो जाएंगे, कहीं टीचर हो जाएंगे, तो वहां आप स्किल जो 6 मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके अनुसार फिर आप पढ़ाएंगे या उसके अनुसार आप चलेंगे, वो अलग बात है कि जब ITI में आप टीचर बन जाते हैं तो 1 साल 2 साल इंटरेस्ट होता है, फिर उसके बाद तो फिर नेतागिरी और राजनीति शुरू हो जाती है, क्या क्या होता है, खैर चलिए वो सब डिस्कस मैं नहीं करूंगा। यहाँ हम जो आइडियल कंडीशन है वो बताएंगे, एक्चुअल क्या होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बट एज ए टीचर हमें जानना चाहिए, वी आर सपोज टू नो। तो वहां जो मैंने बताया है आपको
नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। ये जो स्किल के 6 ग्रेड है सरल से कठिन की ओर चलने का, उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट इसका ले ले, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दे, या उमंग है, उमंग इसको उसमें लिख देंगे जब उमंग को बनाते हैं। उमंग तो काफी मेहनत कर रहे हैं इसको बना के, फिर यूट्यूब में भी डाल देते हैं। अब ये कला मुझे नहीं आती है, मैं भले आप लोगों को बता दे रहा हूं, बट यूट्यूब में डालना और बनाना ये सब खैर नए जनरेशन में आप लोगों को काफी कुछ नॉलेज है, तो उमंग उसको साइड में लिख भी देते हैं। मैंने देखा था यूट्यूब में काफी मेहनत करते हैं वो, तो वो आपको बना के दे देंगे, कोई बात नहीं। तो ये एक्टिवर्स मैंने पहले भी लिखाया था, बुक में भी आपको मिल जाएगा, ये जरूरी है। अब यहाँ देखें, ये तो मैंने आपको क्लास में बता दिया, लेकिन लेसन प्लान में जब आप लिखेंगे तब वो आपके लिए वहां का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको गाइड करता है। जैसे यही चौपड़ था, मैं 5 मिनट लूंगा, किसी को डाउट भी हो सकता है कि लेसन प्लान में कैसे लिखेंगे। हाँ, तो लेसन प्लान के टाइटल में जैसे दो ही में लेता हूं, तो टाइटल में आप वही लिखेंगे टाइटल। ये लेसन प्लान में लिखेंगे कैसे, तो वही जैसे टाइप एंड वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस ऑफ चोपर। ये तो आप टाइटल में लिखेंगे, यानी लेसन प्लान जब आप बनाएंगे तब की बात कर रहा हूं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में लिखा होता है एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द टेबल। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। पता है ना, लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और जब हम लोग मतलब बोल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तब हमें प्रॉब्लम हो रही है। आप लिखना बताइए एक बार। लेसन प्लान के लिखने में किसी को डाउट नहीं सर, मुझे तो नहीं है वैसे, बाकी ठीक है अगर सर बोलना बता दीजिए एक बार। हाँ बोलना का तो मतलब क्लास में कैसे बोल। हाँ जी सर, कोई टीचिंग कर। लिखने में डाउट नहीं तो छोड़िए, हम इसको रिपीट। बोलने में जैसा मैंने कहा कि आपको बोलने के लिए आपके अपने आवाज, और ये बहुत जरूरी होता है इसमें, ये आप याद रखें। बोलने के समय हम कहते हैं ना आपका पेस, पाज, प्रोजेक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन। ये 6 चीजें, इसे हम कहते हैं 6P ऑफ प्रेजेंटेशन। 6P ऑफ प्रेजेंटेशन। कहीं भी आप बोल रहे हो ये आप ध्यान रखिए। पेस यानी आपकी गति, जो आपकी आवाज है, आवाज की गति, कितना तेज बोलना है, कितना धीरे बोलना है, वो आपका पेस हो गया। तो वो तो आपके ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्लास में कितने बच्चे हैं, न बहुत तेज न बहुत धीरे, सब लोग स्पष्ट सुन सके वैसा आप बोले। पेव मीन्स होता है स्पष्टता, तेज का मतलब गति, पेव मीन्स स्पष्ट। जो भी आप शब्द बोले वो स्पष्ट बोले। ठीक है, आपका रीजनल असेंट्स होते हैं, आप हरियाणा से हैं तो बोलने का तरीका अलग होगा, अगर आप हिमाचल से हैं तो थोड़ा डिफर होगा, यूपी या बिहार से हैं तो जो रीजनल असेंट्स होते हैं वो तो होता ही है सबके। जैसे मैं ही बोल रहा हूं तो मेरे असेंट्स तो आएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि जो भी शब्द इंग्लिश या हिंदी में बोले वो स्पष्ट बोले, स्पष्ट बोले। बिल्कुल जो आप बोलना चाह रहे हो स्पष्ट बोले, यानी जो आप बोले, जो समझ के आप बोल रहे हैं, विद्यार्थी जब सुने तो उसका भी अर्थ वो ही निकाले। तीसरा होता है पॉज, ठहराव, रुकना।
ठहराव या रुकना। प्रोजेक्शन यानी जब भी आप बोले तो रुक रुक के बोले। जैसे आईपी सिंह का था, वो फास्ट बोल रहे थे, या आपका भी, गुंजन का भी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट कम्स बाय प्रैक्टिस। कि मैं आज आपको, एक सेकंड रुके यहाँ, ये नहीं कि मैं आज आपको चोपर की परिभाषा और कार्यविधि बताऊंगा, नहीं, ये गलत है। मैं आज आपको चोपर की परिभाषा, एक सेकंड रुके, और जैसे दो ही है, और कार्यविधि, कार्यविधि को थोड़ा तेज बोले, प्रोजेक्शन से कहते हैं, और कार्यविधि बताऊंगा। अगर तीन है, जैसा गुंजन ने बताया था कि मैं आज आपको कार्य, शक्ति और ऊर्जा की परिभाषा तथा यूनिट बताऊंगी। तो ये आपका है प्रोजेक्शन, मतलब तेजी। प्रोजेक्शन का मतलब जैसे ट्रांजिएंट वेव्स आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में। ट्रांजिएंट वेव क्या होती है? अचानक तेजी, ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। एक सेकंड के लिए स्पाइक, जिसे आप बोलते हैं, एक सेकंड के लिए स्पाइक। तो ये स्पाइक आपका लास्ट में होता है, जहां आप कीवर्ड्स, एम्फेसिस, जहां आप किसी मुख्य शब्दों पर कुछ जोर देना चाहते हैं, वहां थोड़ा तेज बोलिए, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, जो शब्दों का उच्चारण है वो सही हो, शब्दों का उच्चारण आपका सही हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये एक दिन में नहीं आता है, बट जैसा मैंने कहा, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो उचित तरह से आप कोशिश करिए, जब भी आप बोले, दोस्तों के साथ बोले, किसी के साथ बोले, या आजकल आप टीवी पे अगर न्यूज सुनते हैं तो जो न्यूज रीडर होता है, देखिए वो कैसे बोलता है। वो बेस्ट एग्जांपल सुनिए उसको, आप बेस्ट एग्जांपल होता है कि मैं आज आपको डायोड की परिभाषा, सिद्धांत और कार्यविधि बताऊंगा। कार्यविधि को थोड़ा तेज बोलो। ये हमेशा ये जो आपका है बोलने का पॉज, चाहे आप कार्यविधि बता रहे हो तो वहां भी होना चाहिए। जब आप कार्यविधि बता रहे हैं तो वहां भी ऐसा नहीं, जैसे आईपी सिंह बताए थे, तो वहां उनको ध्यान रखना होगा कि जब आप बता रहे हो, ठीक, जैसा उन्होंने बताया, ये बैटरी है, बैटरी को चोपर से कनेक्ट कर देते हैं, चोपर लोड रेजिस्टेंस से, और चोपर को जो सेटिंग होती है, जब ऑन होगा तो मिलेगा और जब ऑफ होगा तो नहीं मिलेगा, और ये वेव फॉर्म है, ठीक है, सही बताया आपने। बट उसको थोड़ा आप इस 6P के अनुसार आपको रुकना है कि ये बैटरी है, एक सेकंड रुके, बैटरी है, इस बैटरी के साथ ये चोपर कनेक्ट होता है, चोपर की ऑलरेडी सेटिंग होती है, समय अंतराल में वह स्वतः ही ऑन और ऑफ होता रहेगा। इससे फिर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है और लोड रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्ट होके यह परिपथ या सर्किट पूरा होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं, यानी बैटरी को ऑन कर देते हैं, तो चोपर के सेटिंग के अनुसार जितने समय तक वो ऑन रहेगा, लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा, जो कि इस वेव फॉर्म के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। रुके हर जगह, ये एक आदत बनाइए, मेक ए हैबिट ऑफ पॉज, ठहराव बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे परसिस्टेंट ऑफ विजन होता है, आप कोई भी चीज आपके आंखों के सामने से बहुत तेजी से गुजरे तो फिर आप समझ नहीं पाते कि कौन सा पिक्चर था। उसी तरह से परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग होता है, जो शब्द आप बोलते हैं वह शब्द हमारे कानों के माध्यम से कान में जाता है, कान से नर्व्स में जाएगा, नर्व से माइंड में जाएगा, माइंड उसको एनालाइज करता है कि अच्छा इस शब्द का क्या अर्थ है, और उसमें उसे 1/16 सेकंड लगता है। इसे परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग कहते हैं, यानी 1 सेकंड के 16वें हिस्से में
वो सुनता है और माइंड तक पहुंच जाता है और माइंड उसे एनालाइज कर लेता है। तब दूसरा शब्द आता है तो फिर वो प्रक्रिया दूसरा सुनेगा, एनालाइज करेगा, तीसरा सुनेगा, चौथा सुनेगा, और इसी क्रम में वो सुनता जाता है और उसका क्लियर अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन जब आप फास्ट बोलते हैं, पहले शब्द को माइंड एनालाइज ही कर रहा है, तब तक दूसरा आ गया। अब वो पहले को छोड़ के दूसरे पे आ जाएगा, दूसरा का अर्थ वो समझ ही पाया या नहीं समझ पाया, तब तक तीसरा आ गया, और अल्टीमेटली सब कंफ्यूज हो जाता है। आप तो सोच रहे होंगे मैंने बिल्कुल सही बता दिया, लेकिन विद्यार्थी उसे समझ नहीं पाता है। तो ये बोलने की आप प्रैक्टिस करें, जिसे मैं कहता हूं ये 6P या प्रेजेंटेशन। इसी तरह से सर 5 है सर, ये 5 है पी। अच्छा, पेस, पेव और पिच भूल गया, सॉरी। पिच ऊपर PIT, तीव्रता, सॉरी तीव्रता भूल गया, पिच PITCH, यानी ये आपकी आवाज की गति और तीव्रता। पिच यानी तीव्रता, पिच PITCH पिच, पेस यानी गति, पेव स्पष्ट बोलना यानी स्पष्टता, पॉज ठहराव या रुकना बीच बीच में, प्रोजेक्शन अचानक तेजी, एकाएक तेजी जो एम्फसाइज करना हो, और लास्ट में प्रोनाउंसिएशन, इसे हम उच्चारण करते हैं। इसी तरह से जो भी आप बोले कम्युनिकेशन में भी कहते हैं। या टीचिंग के लिए भी कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, यानी संप्रेषण सही हो, तो जो भी आप बोले वो आपका कंप्लीट हो, यानी आप पूरा बोले, सेंटेंस कंप्लीट हो, करेक्ट हो, सही हो, उचित हो, कंक्रीट हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, कैंडिड और कर्टेसी। इसे कहते हैं 7C ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्लीट यानी पूरा, संपूर्ण, करेक्ट उचित, कंक्रीट ठोस यानी विषय वस्तु से संबंधित कुछ निश्चित सूचना आप दें, ऐसे नहीं बीटिंग अराउंड द बुश नहीं, ऑलवेज ट्राई टू हिट द बुल आई, यानी जो इस पाठ से संबंधित है उसे ही देने की कोशिश करें। क्लियर स्पष्ट, कंसाइज संक्षिप्त, कैंडिड तर्कसंगत, तर्कसंगत का मतलब होता है सही, ये अखबार वालों के लिए है जो रिपोर्टर्स होते हैं कि सही रिपोर्ट दे, निष्पक्ष जिसे कहते हैं, निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें। बट हम अपने टीचिंग में इसे तर्कसंगत कहते हैं, लेकिन वहां पर इसे निष्पक्ष कहा जाता है। कैंडिड का मतलब होता है निष्पक्ष भाव से, बिना डरे सही कहें, और कर्टेसी यानी सज्जनता, सरलता से बोले, सज्जनता या सरलता से बोले। तो ये दो चीजें आप जरूर ध्यान रखें, 6P ऑफ प्रेजेंटेशन एंड 7C ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें करेज और कॉन्फिडेंस भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे लोग मिला देते हैं, तो उसे 9C बना देते हैं, बट ये 7 आप याद रखें, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। करेज और कॉन्फिडेंस जो मैंने कल आपको बताया था तो कभी कभी वो भी कि आपके बोलने की आत्मबल हो और साहस हो, वो भी जरूरी है। बट टीचर तो ठीक है, आप कहीं पब्लिक में नहीं बोल रहे हैं, कोई आप रिपोर्टर्स नहीं है कि किसी प्रेस या किसी न्यूज़पेपर या मीडिया के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बट नेचुरल एज ए टीचर तो जो कंटेंट है वही आपको पढ़ाना है, तो उसके पढ़ाने के लिए तो साहस और हिम्मत तो होती ही है,
टीचर के अंदर, वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो यहाँ आप 7C आप कम्युनिकेशन एंड 6P आप प्रेजेंटेशन, 2 आप याद रखें। ये प्रैक्टिस से ही आता है, एक दिन में नहीं आएगा आपको, धीरे धीरे आप बोलने की। जैसे टीवी आप देखते हैं, सभी लोग टीवी का न्यूज सुनते हैं, जब न्यूज रीडर न्यूज पढ़ रहा हो तो उसको ध्यान से सुने, देखिए वो कैसे रुक रुक के बोलता है। और कोई ब्रेकिंग न्यूज होगा तो कितना तेज बोल देता है। अभी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, तो देखिए थोड़ा सा, अब आप सुन रहे होंगे, आप सुन रहे हैं लेकिन टीवी के स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन जैसे वो तेज बोलेगा तो तुरंत आप देखने लगेंगे, अरे क्या ब्रेकिंग न्यूज है भाई, देख लो क्या ब्रेकिंग न्यूज है, आपका ध्यान आकर्षित हो जाता है। वैसे ही क्लास में भी आपको जो की पॉइंट्स होते हैं उसे इंफेसाइज करना होता है। जो मुख्य आप चाहते हैं विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित हो, थोड़ा उसे तेज बोले, ऐसा नहीं कि बहुत तेज बोले, थोड़ा सा तेज, जो आपकी गति है और जो पिच है उस पिच को थोड़ा, गति तो सेम रहेगी बट पिच को थोड़ा बढ़ा दे, पिच को थोड़ा बढ़ा दे। तो वो ये 2 चीजें आप जरूर ध्यान रखें, 6P आप प्रेजेंटेशन एंड 7C आप कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है एज ए टीचर। कहते हैं ना, ए टीचर मस्ट बी ए ओरेटर, एक शिक्षक को एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल तो होना ही होना है। इसी तरह जब आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन आप उसे प्रस्तुत नहीं कर पाते अच्छी तरह से, अक्सर ये होता है कि आप बोल नहीं पाते। जैसे इंटरव्यू में भी आप सब याद करके जाते हैं और वहां जाके आप भूल जाते हैं, या वहां आप जाके आपकी आवाज कांपने लगती है। 1-2 बार होगा, तो शुरू में आप क्लास में भी आएंगे, तो जितना भी समय मिले आप अपने घर में भी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, या अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके खुद सुने, तो आपको लगेगा कि मेरी गलतियां कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं। और प्लस इसके साथ आपका ये जो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, आई कांटेक्ट, अपीयरेंस, ये सब भी टीचिंग के लिए मैटर करता है कि हाउ योर टीचिंग विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, आपका टेक्निकल कंटेंट तो होता है, बट केवल टेक्निकल कंटेंट के ऊपर ही आपका शिक्षण कार्य सफल नहीं हो सकता। तो टेक्निकल कंटेंट के साथ साथ, यानी टीचिंग मटेरियल के साथ साथ आपको टीचिंग मेथड और आपका अपना व्यक्तित्व भी उसके साथ जोड़ना पड़ता है। कल मैंने आपको बताया था ना, एवरी वर्क इज द ऑटोग्राफ ऑफ योर पर्सनालिटी। जो भी आप कार्य करते हैं वह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, इसलिए ऑटोग्राफ योर एक्शन विद एक्सेलेंसी। जो भी आप कार्य करें उत्कृष्ट समापन के साथ करें, उत्कृष्टता के साथ करें, अच्छी तरह करने की कोशिश करें। चले, और कोई डाउट कुछ पूछना चाहेंगे?